कानी कुर्सी की में बात करते हैं बिहार की। बिहार में एक दर्दनाक खबर आ रही है बिहार के जमुई से, जहां पर बालू माफिया पर आरोप है एक दरोगा को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डालने का। ये जमुई की वारदात है जो सामने आई है। इसको लेकर के विपक्ष जो है वो सीधे सीधे सरकार पर हमलावर है कि कि माफिया के हौसले कितने बुलंद हैं कि सीधे एक दरोगा की जान उन्होंने ले ली, वो भी इतने नृशंस तरीके से। इसको लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने लेकिन जो प्रतिक्रिया दी उस पर हम बात करना चाहते हैं। उनका कहना यह है कि अब हम नीतीश कुमार से कहें भी तो क्या कहें, लगता है नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है। आप पिछले दिनों उनके जो बयान आए विधानसभा में, जो कुछ बातें उन्होंने कही, खासतौर पर जब वो यौन शिक्षा की बात कर रहे थे या बढ़ती आबादी का जिक्र जब वो कर रहे थे, जो शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया उसको लेकर देश भर में उनकी निंदा आई। उसके बाद उन्होंने उसको लेकर माफी भी मांगी। उसी के 2 रोज बाद फिर उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर जिस किस्म के शब्द इस्तेमाल किए, उसको बीजेपी ने इस प्रकार से मुद्दा बनाया कि लगता है कि नीतीश जी के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। तो आज फिर बीजेपी वही बात कर रही है कि नीतीश जी की तो तबीयत ठीक नहीं है, तो हम शिकायत भी करें तो किससे करें। आप देखिए सम्राट चौधरी की बात। नीतीश जी तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, वो तो बीमार है, लाचार है, उन पर तो कुछ बोला ही नहीं जा सकता है। ये जो बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफियाओं का राज चल रहा है, जिसने जमीन लूटने का काम किया है, वही लोग दलित समाज से आने वाले मुख्यमंत्री को लगातार बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। और आपने सुना जो सम्राट चौधरी कह रहे थे। एक तो पहले लगा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन जीतन राम मांझी वाली बात हुई, नीतीश कुमार ने जब उनके लिए बोला, अगले उन्होंने उसको मुद्दा बनाया, लेकिन अब लग रहा है कि इस मामले को आगे ले जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। जिस तरीके से अब लगातार यही उनका लाइन ऑफ अटैक है नीतीश कुमार के ऊपर कि तबीयत ठीक नहीं है, क्या कहें उनके बारे में। उसके पीछे सौरभ वजह भी है। जितनी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, इससे ज़्यादा चीज़ें आपको पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में सुनने को मिल जाएंगी और वो सारी चीज़ें बहुत विचित्र होती हैं, बहुत उटपटांग होंगी और आप हैरान होंगे कि ऐसा कैसे, इस तरह की चीज़ें कैसे। जैसे किसी अधिकारी ने बोला कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आ गए, किसी को टीका लगाते हुए उन्होंने देखा तो उस पर मुख्यमंत्री का रिएक्शन। एक अशोक चौधरी का वीडियो सबने देखा कि किस प्रकार से गए थे उनके पिता के पुण्यतिथि में, फूल उठा के उनके ऊपर डाल रहे थे। तो इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं जिसके चलते ये मसला बहुत ज़्यादा गंभीर लग रहा है। और क्योंकि नीतीश कुमार का बिहेवियर ऐसा नहीं रहा है, पहले के नीतीश कुमार को आप देखें तो उससे एकदम से उलट पिछले 3-4 सालों में वो नज़र आ रहे हैं और वो चीज़ें लगातार बढ़ते जा रही हैं। जिसे कहते हैं ना कि डिग्री बढ़ते जा रही है, वो डिग्री इनके केस में बढ़ते हुए नज़र आ रही है और वहाँ पर ये आरोप बहुत ज़्यादा चस्पा लगता है। अगर बालू माफिया की बात करें सौरभ, तो पिछले 3 महीने में ही 5वीं घटना है ये इस प्रकार की, और ये लोग बालू माफिया को रोकने जा रहे थे और वहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें, हालांकि लगभग मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल की बात है कि जब चीफ सेक्रेटरी थे अमीर सुबहानी, तब नीतीश कुमार ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि वो इनके ऊपर नकेल कसने जा रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाने जा रहे हैं। अमीर सुबहानी के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी। शुरुआती दौर में कुछ चीज़ें होती हुई नज़र भी आई, लेकिन ग्राउंड हकीकत ये बता रही है कि अगर पिछले 3 महीने में ये 5वीं घटना है। और जमुई की बात करें तो जमुई तो कुख्यात रहा है ऐसे केसेस के लिए, पहले भी ऐसी घटना वहाँ पे हो चुकी है और वहाँ पर इस तरह का मामला सामने आना निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेके नीतीश कुमार के ऊपर गंभीर सवाल। और उनकी प्रायोरिटी सौरभ देखें अगर, तो ऐसा लगता भी नहीं कि बिहार का शासन उनकी कोई प्रायोरिटी रह गया। उनकी प्रायोरिटी पूरी की पूरी जो नज़र आती है, कम से कम वो नेशनल पॉलिटिक्स की ही नज़र आती है। और वहाँ पर अगर आप शासन में इस प्रकार से होंगे, टेम्परामेंट आपका दिख रहा है कि टेम्परामेंट कैसे हो गया है। तो जिस सुशासन के लिए आप जाने जाते थे, जिस व्यक्तित्व के दम पर जिस सुशासन के लिए जाने जाते थे, वो होता नज़र नहीं आता और ऐसे में ये आरोप और ज़्यादा गंभीर तरीके से चस्पा हो जाते हैं। अब आज भी जब मीडिया ने उनसे बात करने की कोशिश की, तस्वीर चल रही है, मैं चाहूँगा एक बार ज़रा फुल स्क्रीन तस्वीर को दिखाइए। कार्यक्रम से एक बाहर निकल रहे थे नीतीश कुमार और मीडिया ने उनसे जो है बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मीडिया को पूरी तरीके से जो है वो नज़रअंदाज किया। बस 2 बार देखिए कैसे मीडिया के सामने झुककर उन्होंने नमस्कार किया, बगैर कुछ बोले नीतीश कुमार जो है वहाँ से आगे चले गए। अब इसमें तो क्या पढ़ें ज़्यादा उनके इस रिएक्शन में। हो सकता है उनको ये मीडिया से कुछ नाराज़गी हो, पिछले दिनों जिस तरीके से उनकी बातों को दिखाया गया है, वो बातें दिखाने लायक थी इसलिए दिखाई गई। बेशक वो मीडिया से नाराज़ होंगे, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं मानसिक लेवल पे नीतीश जी वहाँ पे एज चीफ मिनिस्टर नहीं है। जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज भी है, जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार नहीं हैं जिन्होंने लालू प्रसाद यादव की करप्शन, जो जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर में ब्रेकडाउन था लालू के टाइम पे, और उस टाइम पे चैलेंज करके आए थे।
अब लगता है इन्होंने लालू का रूप धारण किया हुआ है और उसी तरह की भाषा भी इस्तेमाल कर रहे हैं। असेंबली में उन्होंने बहुत ही बदतमीज़ लेवल की जो बातें की और उसके बाद लगातार किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नीतीश जी, मुझे लगता है इनका राजनीति से रिटायरमेंट लेने का समय आ गया है। बड़ा अन्य की ओखली आपने बात कही, बिल्कुल, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ नहीं। जिस तरह की भाषा, अगर कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री हो, कोई मुख्यमंत्री हो, जिस तरह की भाषा आप सदन में बैठ के इस्तेमाल कर रहे हैं और पूरे अपने देश को दिखा रहे हैं, तो वो दिखाता है कि आप उस कुर्सी पे बैठने लायक नहीं हैं। और उसका भी सौरभ आप सीक्वेंस देखें हैं कि पहले आपने विधानसभा में तब बोला था, आज जैसे वो जिस बॉडी लैंग्वेज की हम लोग बात कर रहे हैं वो मीडिया से नाराजगी दिखा रहे हैं। मीडिया क्या करेगा? विधानसभा में आपने पहले बोला, फिर विधान परिषद में बोला, और उसके बाद हद तब हो गई जब आप अगले दिन माफ़ी मांगने आ रहे हैं तो उस माफ़ी मांगने में कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं कि उनको इस बात का एहसास है कि मैं कैरिड अवे हो गया था, मैंने ठीक तरीके से अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं किया। वो उल्टे अपनी नाराज़गी तब भी दिखा रहे थे। उसके बाद आप जीतन राम मांझी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, हैरानी हो रही थी कि आप हाउस में किसी व्यक्ति को, जो कि उम्र में आपसे बड़े हैं, राजनीति में आपसे सीनियर रहे हैं, वो भले ही आपकी पार्टी में थे या पार्टी के आप बड़े नेता हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में प्रवेश को अगर लेकर देखें तो जीतन राम मांझी से पहले आए हुए हैं, और उसके लिए उनके लिए जिस प्रकार के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। और ऐसा नहीं है कि ये 1 2 3 केसेज ऐसे हैं। ये कहना कि अगले 100 साल में दुनिया खत्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि मोबाइल का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। क्या कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का व्यक्ति जो इतने सालों तक केंद्र में रहा और राज्य के मुख्यमंत्री रहे, वो ऐसी बात कर सकते हैं? हमें ये बताया गया कि बेंगलुरु की बैठक में भी वो इस बात पर नाराज़गी उन्होंने जताई थी राहुल गांधी से कि लोगों के हाथ में फ़ोन क्यों दिख रहा है, पॉकेट में रख ले लोग उस बैठक के अंदर। तो ये सारी समस्याएं ये बता रही हैं कि कम से कम आप अपने कंट्रोल में नहीं हैं, और जब आप अपने कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो फिर सुशासन पे आपका ध्यान रहेगा ही नहीं। हद ये हो गई है कि आपने अपनी प्राथमिकता में भी उसे काफ़ी पीछे छोड़ दिया है। जो चीज़ आपकी यूएसपी हुआ करती थी, आप अच्छा शासन देते थे और इस बात को लेकर पूरे देश में चर्चा होती थी, एक मॉडल की चर्चा होती थी, और उस मॉडल के सहारे ही आपको बड़ी भूमिका में लोग देख सकते थे। उसको पीछे किनारे कर सिर्फ ये देखना कि हाँ नरेंद्र मोदी का मैं विकल्प बन जाऊं, वहां पर नीतीश कुमार की समस्या शुरू हो गई थी। अब बिहार की सरकार में एक व्यक्ति और हैं दरअसल जो अपनी बातों से लगातार जो है विवादों में रहते हैं, वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर। अब उन्होंने, अभी हमने आपको कितनी दर्दनाक की घटना हुई उसके बारे में बताया, एक बालू माफिया एक दरोगा को ट्रैक्टर से रौंद कर कत्ल कर दे, मार डाले। अब वो शिक्षा मंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये कोई नई बात नहीं है, यूपी बिहार, यूपी एमपी में तो ये होता रहता है, इस तरह की घटना होती रहती है। सुनिए। अच्छा नहीं, अब ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है, अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। पुलिस वाले को रौंद कर मार डाला गया, वो ऐसे कह रहे हैं जैसे कहीं कुछ छीना झपटी हो गई हो किसी के साथ। ये ऐसे ही बेशर्मी का बयान है, जिस तरह का बयान राजस्थान में शांति धारीवाल ने दिया था कि ये मर्दों का प्रदेश है। मुझे लग रहा है कि ये विपक्ष के नेताओं का एक्सपोज हो रहा है जनता के सामने। जरूरी होना, जनता समझ में आएगा कि किस तरह के राजनेता और किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नीतीश कुमार के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि वो सुशासन के लिए जाने जाते थे लेकिन आप देखिए वो कुशासन बाबू बन गए। उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है, मतलब मैं किसी से पटना में बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि नीतीश कुमार किसी अधिकारी को फ़ोन करने के लिए कहते हैं, और जब उस अधिकारी को फ़ोन लगाया जाता है तो कई बार ऐसा हुआ है वो उस अधिकारी से दूसरे विभाग की बात करने लगते हैं। तो अधिकारी को बताना पड़ता है कि सर मैं इस विभाग का हूँ, आपने मुझे फोन पे बात कर रहे हैं, तो फिर वो ध्यान में आता है उनको, अच्छा फिर वो उससे बात करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार निश्चित रूप से बीमार है, और उनकी बीमारी की वजह से वहां पर जो लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। आप देखिए अभी कुछ दिन पहले पत्रकार को घर में घुस के गोली मार दी गई थी, उसके एवज में उन्होंने 20,000 का मुआवजा घोषित कर दिया गया था। आंगनबाड़ी की महिलाएं अगर आंदोलन कर रही है तो उनमें लाठीचार्ज कर रही है। बेरोजगार युवा अगर नौकरी मांग रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद को भी पुलिस ने वहां पीट दिया था। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री भी है और गृह मंत्री भी है, उनका पूरा ध्यान अब प्रशासन से हटकर दिल्ली की राजनीति पे हो गया कि कैसे मैं प्रधानमंत्री के सामने चुनौती बन सकूं। अब वक्त आ गया है कि वो राजनीति से रिटायरमेंट ले ले और किसी योग्य व्यक्ति को प्रदेश की बागडोर सौंपे, या वो पूरा ध्यान बिहार की राजनीति में लगा और फिलहाल इंडिया गठबंधन से ब्रेक ले ले। अच्छा,
मुझे नहीं लगता है कि वो दोनों में से कोई चीज कर पाएंगे। जो उनकी आप देख रहे हैं अवस्था, उससे लगता नहीं है कि वो मानसिक लेवल पे एंगेज्ड है। हालांकि दोनों आरोप विरोधाभासी हैं। ये कहना कि अब उनका ध्यान प्रशासन पे नहीं है और वो अब सेंटर की राजनीति करें, अब अगर उनका दिमाग इतना ही चल रहा है कि वो कैसे करेंगे, वहां भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि उनको रिटायरमेंट लेना चाहिए, राजनीति से घर पे आराम से बैठे। चलिए, अच्छा, ये बिहार की बात हमने की। उत्तर प्रदेश के एक नेता भी अपने बयानों को लेकर के वक्त वक्त पर काफी विवादों में रहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की हम बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब एक बार फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के उनकी बहुत आलोचना हो रही है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही, अभी दिवाली गुजरी है, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन होता है, माँ लक्ष्मी की सब लोग पूजा करते हैं। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं इस बार कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग व देश में पैदा होने वाले बच्चों के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ एक सिर होता है। बहुत सारी बातें आगे उन्होंने कही हैं। आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि किसी के 4 हाथ हों। लक्ष्मी जी के 4 हाथ हम लोग मानते हैं, उनकी पूजा उसी स्वरूप में की जाती है। तो आप समझ के उनका इशारा किस ओर था। इससे पहले वो कभी आपने ये देखा कि तुलसीदास जी महाराज की जो रामायण है उसको लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के जो उन्होंने बातें कही हैं उसको लेकर विवाद हुआ हो, लेकिन वो अपने इन बातों से पीछे हटना तो दूर, अब ऐसा लग रहा है कि लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब ये उनका नया हमला था। इस बार दिवाली के मौके पर ये बात कहना, माँ लक्ष्मी को लेकर ये बात कहना, जाहिर है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं तो आहत होंगी, लेकिन वो जिस पार्टी से आते हैं, समाजवादी पार्टी से, उसके नेतृत्व को नहीं लग रहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई एक्शन लेना चाहिए या स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों का उन्हें कोई नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा। अगर उनका बयान है तो हम लोग दिखा सकते हैं। केवल 4 हाथ ही नहीं कहा हूं, 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पूरे दुनिया में नहीं पैदा हुआ है। और यदि कहीं पैदा हुआ हो तो उनको मैं चुनौती देता हूं, वो उसे हमें बताएं, हम उसे स्वीकार करेंगे। कल्पना के आधार पर हम किसी को 1000 हाथ वाला बना दें, किसी को 20 हाथ वाला बना दें, किसी को 10 हाथ वाला बना दें, किसी को 4 हाथ वाला बना दें, तो कल्पना कल्पना होती है, कल्पना हवा हवाई होती है। इसलिए मैंने तो वो बात कही है जो व्यवहारिक है, सत्य पर आधारित है, वैज्ञानिक भी है और सनातन भी है। तो मैं सनातन धर्म के मुताबिक अपनी बात को रखा है। अगर किसी को कोई एतराज है तो मैं ये भी कहना चाहता हूं, ये बात मैंने लोगों से अपील किया कि अपनी अपनी घरवाली का सम्मान करना प्रारंभ करें, तो इससे घर की सुख समृद्धि आगे बढ़ेगी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी लगता है ठान लिया है कि जिस दिशा में बढ़े हैं आगे उसी पर चलते जाना है। उनके पास सौरभ देखें आप विकल्प भी नहीं है। विधानसभा के चुनाव हार चुके हैं और किसी तरीके से पटांग बयानबाजी करके वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सुर्खियां उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक तो है ही, जिस दल के साथ हैं उसके लिए और ज़्यादा नुकसानदायक है। आप देखें कि माँ लक्ष्मी के इस तरह से उस भावना का मजाक उड़ाया जाना, उन 4 हाथों के बारे में उन्होंने पढ़ लिया होता कि आखिर वो क्यों हैं, या जान लिया होता कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों के प्रतीक के तौर पे उन हाथों को बताया जाता है। इस पर आपको कैसे ऐतराज़ हो सकता है? व्यवस्था शक्ति, श्रम शक्ति, दृढ़ संकल्प, इन सारी चीज़ों के निरूपण के तौर पे उन हाथों को दिखाया जाता है। इस पर आपको कैसे ऐतराज़ हो सकता है? तो हिंदू मान्यताओं के साथ, हिंदू आस्थाओं के साथ इतने बिगड़ैल रूप में बोलना, और इसका इस रूप में आप पहले कहते हैं और फिर बाद में व्याख्या करते हैं कि मैं तो इस संदर्भ में कह रहा था। उनको इसमें ये ज़रूर मज़ा आ रहा होगा कि जो बयान वो दे रहे हैं उसमें मीडिया में सुर्खियां आ रही हैं, टेलीविज़न रिपोर्ट कर रहा है, अखबार रिपोर्ट कर रहा है, लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो सारी चर्चाएं इतनी नकारात्मक हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य तो अभी विधानसभा आ रहे हैं, आगे का उनका रास्ता और मुश्किल होता जाएगा। और जैसा कि पहले मैंने कहा कि उससे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जिस दल में वो हैं उसके मुखिया कैसे डाइजेस्ट करते हैं ऐसे बयानों को, क्योंकि इस प्रकार की पॉलिटिक्स करके आप रसातल में ही जा रहे होते हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने तो आज तक ऐसा लगा नहीं कि उनको कभी रोका हो इन सब बयानबाजों से।
उनकी तो कोशिशें बढ़ती जा रही हैं। बिना मौन सहमति का ऐसा हो नहीं बिल्कुल, सकता। मुझे लग रहा है कि अखिलेश यादव का पूरा समर्थन है। राष्ट्रीय महासचिव है ये समाजवादी पार्टी के, और पहले भी बयान दे चुके हैं। अगर अखिलेश यादव के इनके बयानों से कोई आपत्ति होती है तो इन्हें बुला के समझाया जाता, डांटा जाता। शारीरिक रूप से अखिलेश यादव कहते हैं कि पार्टी के बयान के साथ नहीं, मैं इसका विरोध करता हूं, लेकिन जिस तरीके से वो खुलकर बार बार बोल रहे हैं और निर्भीक होकर बोल रहे हैं, मुझे लग रहा है समाजवादी पार्टी चाहती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह का बयान दे। और स्वामी प्रसाद मौर्य के पास राजनीति उनसे कोई जमा पूंजी बची नहीं है। मुझे लग रहा है वो अपनी बेटी, जो भारतीय जनता पार्टी से सांसद, उनकी बेटी, उसका भी राजनीतिक भविष्य खराब कर रहे हैं अपने इस बयानों के माध्यम से, और आने वाले चुनाव में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। अब स्वामी प्रसाद मौर्य, लेकिन लगता नहीं कि उनको किसी बात का डर है, या इस बात अपनी बेटी के उनके करियर को कोई चिंता हो। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई डर है। डर होता तो वो ऐसे भाषण नहीं देते। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव ये करने क्यों दे रहे हैं, दो ही वजह हो सकती है कि कहीं ना कहीं या तो उनको लगता है कि जो तुष्टीकरण की राजनीति वो लगातार करते आ रहे हैं, इसकी वजह से उनको 2024 में कुछ फ़ायदा होगा। अभी तो चूंकि उत्तर प्रदेश में और कोई संभावना नहीं लग रही है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो कैलकुलस किया है, पॉलिटिकल कैलकुलस किया है 2024 के लिए, वहाँ उनको लगता है कि इससे फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे आपने कहा कि उनको फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा बीजेपी को, इनफैक्ट योगी जी को बहुत फ़ायदा होगा इस सब से। अखिलेश यादव अपने पिता के चिन्हों पे चल रहा है। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने राम सेवकों पे गोली चलवाई थी और तुष्टीकरण की राजनीति की थी मुसलमान वोट बैंक के लिए, अखिलेश यादव उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि ये जितना हिंदू धर्म को गाली देंगे उतने दूसरे धर्म के लोग, मुस्लिम वोट मेरे साथ जुड़ता चला जाएगा, और वह बहुत राजनीतिक रूप से एक ऐतिहासिक भूल करने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव बिना हिंदू वोट की राजनीति कर लेंगे। बिल्कुल सर, अब पॉलिटिकल क्राइसिस इसमें उनका देखें, सोचने का जो क्राइसिस है वो ये कि भाई माइनॉरिटी वोट ऑलरेडी समाजवादी पार्टी के साथ है। और उसके कंटेंडर के तौर पे कांग्रेस पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। बीएसपी को भी कुछ सीटों को अगर छोड़ दें तो बीएसपी को भी वो वोट मिलता नहीं। यहाँ कैंडिडेट के आधार पर कुछ सीटों पर भले ही वेस्टर्न यूपी में वोट हासिल कर ले माइनॉरिटी का, लेकिन इसके अलावा उन्हें मिलता नहीं। तब भी इस तरह की बयानबाजी करके अपने वोट को खराब करना और बीजेपी को एक मौका देना, ये कहने का कि अपीजमेंट के तहत ये जानबूझ के हिंदू सेंटीमेंट का ये लोग माहौल उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और बार बार इस तरह के सबूत देना, इसकी पॉलिटिक्स तो अखिलेश यादव ही समझ सकते हैं कि इसके पीछे वजह क्या होगी। आरती जी, एक शॉर्ट कमेंट। हाँ, शॉर्ट कमेंट ये कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तुष्टीकरण की राजनीति पे कंपटीशन हो रहा है और होगा, खास करके उत्तर प्रदेश में। चलिए, राजनीति जो रंग ना दिखाए वो कम है। बहुत शुक्रिया। लेकिन आरती जी, आप स्टूडियो में आई, आपका, समीर जी, देवेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद।